हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। 6 से 13 अप्रैल के बीच में जो हमारा डिटेल एनालिसिस वाला करंट अफेयर था, ये उसका दूसरा पार्ट है। और मैंने कहा था कि करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका होता है। आप लोग करंट अफेयर से ही स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक आदि विषयों में। तो यहाँ पे मैं एक चीज मैंने बॉक्स में शो कर दिया है कि 6 से 13 अप्रैल के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपका स्टैटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री में जो इन दिनों न्यूज में बना हुआ था, वो राखीगढ़ एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये क्यों बना हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। फड़गिरी फड़गिरी एक बौद्ध स्थल है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आजाद हिंद सरकार भी न्यूज में था। तो ये सारे के सारे जो है हिस्ट्री के पोर्शन है। उसके बाद अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये आपका पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और यहीं से प्रश्न जो है जनरेट होता है। आर्टिकल 371 से आपने ध्यान दिया होगा कि पीसीएस 2022 में भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है करंट से रिलेट करके आया होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग न्यूज में क्यों था, इसके बारे में जानेंगे। साइंस एंड टेक की बात करें तो सराह, प्रोजेक्ट आकाश तीर, अग्निबाण सॉर्टेड, काला आजार, ये सारे के सारे न्यूज में क्यों थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ट्रेडमार्क न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ट्रेडमार्क की शुरुआत भारत में किस वर्ष से हुई है। तो अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, अदरवाइज इस जो है सेशन में आपको ये जो है पूरा डिटेल में एनालिसिस इसका किया जाएगा। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें कि 6 से 13 अप्रैल के बीच में हमको कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, जो कि हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके। चांगपा जनजाति से प्रश्न आता है, तो चांगपा जनजाति न्यूज में क्यों बनी हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। लेवेंडर क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, लेवेंडर की खेती न्यूज में क्यों थी, इसके बारे में जानेंगे। एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है टेल वैली। टेल वैली ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का एक जो है अभ्यारण्य है, ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रॉफी हंटिंग क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये ज्योग्राफी का पोर्शन कैसे कवर करेगा, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। माउंट एटना, यूराल नदी, सिएरा लियोन, ये एक अफ्रीकी कंट्री का देश है, ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर वहीं पे पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये न्यूज में क्यों था, ये एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका कवर करेगा, जो कि आपके आरओ के जीएस के सिलेबस में भी है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये न्यूज में क्यों बना था, इसके बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत में जल संकट, ये एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, ये दोनों आर्टिकल द हिंदू के आए थे। तो वहां पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेंस और एसे राइटिंग, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में विश्व डोपिंग रोधी रिपोर्ट 2022 ये आया हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, इसके बारे में जानेंगे। और जब यहां पे हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो भारत में डोपिंग रोधी पहल कौन कौन सी चल रही है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। वाशिंगटन संधि क्या है, क्यों बना हुआ था न्यूज में, इसको हम जानेंगे। विश्व एथलेटिक्स आखिर ये चर्चा में क्यों था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज भी आप लोग वन लाइनर करंट अफेयर के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि जैसे मान लीजिए आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा वाला क्या बोलते हैं शहर कौन सा है, अगर ऐसे प्रश्न बना दिए जाए, तो अगर ऐसे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, या तो भारत जो है भुखमरी सूचकांक में कौन से स्थान पे है, अगर ऐसे प्रश्नों को आप रट रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि सिविल के एग्जाम के लिए अब ये मुश्किल है। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला प्रश्न या तो कथन कार्ड वाला प्रश्न उससे रिलेट करके बना सकता है, लेकिन डायरेक्ट अभी ये नहीं पूछने वाला है, क्योंकि अब स्तर जो है एग्जाम का एक स्टेप और ऊपर बढ़ गया है। आपने इसका एग्जाम्पल 11 फरवरी को देख ही लिया होगा कि एक भी प्रश्न पुरस्कार से नहीं आया था, एक भी प्रश्न सूचकांक से नहीं आए थे। तो जो है, और ऐसा नहीं है कि वहां पे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे नहीं गए थे, अच्छी खासी संख्या में पूछे गए थे। 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर से आए थे, और अगर करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में जाएंगे तो आपको 50 से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। आप लोग करंट अफेयर को रिलेट कर करके पढ़ा करिए कि अगर जैसे जो है आपका काला आजार ये न्यूज में बना हुआ था, तो
तो इससे हम अपने स्टैटिकल पोर्शन में कैसे जा सकते हैं, अपने हम किस विषय को इस यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये रोग कौन सा है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इससे कौन कौन सी जो है मतलब कि ये जो है किसके कारण से ये रोग होता है। तो जो एग्जाम में पोर्शन आता है रोग एंड उसका कारण, जैसे विटामिन और उसके स्रोत, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग रिलेट करके पढ़ने का एक प्रयास करिए, क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है और जो है जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और अपने नोट्स भी आप लोग स्वयं जो है बनाएं, इसके लिए जो है मतलब तैयार रखिए कि जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं होगा तो रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री से और जानते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो एक्चुअली में न्यूज ये थी कि एनसीईआरटी ने हाल ही में 12वीं कक्षा के छात्रों के इतिहास के सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट जो है पेश किए हैं, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हड़प्पा वासी राखीगढ़ में रहते थे। ये न्यूज आई थी। अब ये न्यूज बहुत सिंपल सी है, लेकिन हमको यहाँ से जो प्रश्न अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है वो क्या क्या निकालना है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं और हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो न्यूज में कब कब बने हुए थे। तो याद आप लोग को दिला दूं मैं कि केंद्रीय बजट जो है जो आपका 2020 वाला आया था उसमें वित्त मंत्री ने हड़प्पा कालीन 5 स्थलों को विकसित करने, साथ ही वहां पे एक म्यूजियम का निर्माण के लिए जो है प्रस्ताव पेश किया था। ये केंद्रीय बजट 2020 में लाया गया था, जिसमें एक आपका राखीगढ़ भी है, आपका हस्तिनापुर भी है जो कि आपका यूपी में पड़ता है, उसके साथ आपका एक स्थान है शिवसागर। शिवसागर आपका ये असम में पड़ता है। धौलावीरा भी है जहां पे आपका जो मतलब कि धौलावीरा जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसको विकसित किया जाएगा, साथ ही वहां पे म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ऐसे जो स्थल हैं इसकी जो बात की गई थी ये केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी। तो राखीगढ़ भी न्यूज अभी लगातार बना हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खोज किस वर्ष हुई है। आपने देखा होगा एग्जाम में कि हड़प्पाकालीन स्थल दिया रहता है और एक तरफ वर्ष दिया रहता है जब खोज हुआ होता है, या फिर उसके खोजकर्ता कौन है उनका नाम दिया होता है। तो राखीगढ़ की खोज जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1969 में। अब खोज ये किसने किया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर घग्गर हकरा नदी के मैदान पर स्थित है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि राखीगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता की 5 सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक है। और जो टाउनशिप है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, गनवेरी वाला है, ये सब पाकिस्तान में पड़ते हैं। धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ स्थल के आसपास अन्वेषण से 7 पुरातात्विक टीलों की स्पष्ट रूप से पहचान अभी हाल ही फिलहाल में की गई थी। राखीगढ़ में मुख्य रूप से प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा काल के दौरान कब्जे के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा कि कब्जे के साक्ष्य कहां से मिले हैं, राखीगढ़ से मिले हैं। साथ ही अंतिम हड़प्पा काल के दौरान इस स्थल को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक उत्खनन से परिपक्व हड़प्पा चरण का पता चला है, जिसमें जो एक आपकी मिट्टी की ईंटें होती हैं और साथ ही जो पकी हुई ईंटें होती हैं, ठीक है, उससे जो है घरों के निर्माण के बारे में जानकारी मिली है। एक टाउनशिप मिला है जो कि कच्ची मिट्टी के ईंटें और पकी हुई मिट्टी के जो है मिट्टी के ईंटों से बनी हुई थी। सिरेमिक उद्योग का प्रतिनिधित्व भी राखीगढ़ से मिलता है, जो कि लाल बर्तन द्वारा किया गया, जिसमें डिश ऑन स्टैंड, फूलदान, जार, कटोरा, बीकर, छिद्रित जार, प्याला और हांडी आदि जो है शामिल हैं। मिट्टी की ईंटों से बने पशु बल के गड्ढे और मिट्टी के फर्श पर त्रिकोणी और गोलाकार अग्निकुंडों की भी खुदाई जो है यहाँ पे प्राप्त हुई है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इस साइट से एक महत्वपूर्ण खोज एक बेलनाकार मोहर होता है ना, जो मतलब कि एक स्टैम्प के तरीके का होता है, तो मोहर भी प्राप्त किया गया है, जिसके एक तरफ जो है 5 हड़प्पा पात्र और दूसरी तरफ जो है एक मगरमच्छ का प्रतीक मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अगर ये इस बार नहीं पूछेंगे तो अगली बार आपके जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अब हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हमने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से स्थल हैं और कहां कहां पड़ते हैं और वहां पे खुदाई से कौन कौन सी चीजें
जो है मिली हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो आपको वहां पे इस पे डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम फड़गिरी के बारे में बात करने वाले हैं कि फड़गिरी एक बौद्ध स्थल है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के फड़गिरी में एक सिक्के का भंडार का पता लगाया है। बता दें कि फड़गिरी जो है हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसका नाम पहाड़ी के आकार पर पड़ा है जो सांप के फन जैसा प्रतीत होता है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो पूरा राउंड राउंड सर्कल है ये एक सांप के फन जैसा प्रतीत हो रहा है। संस्कृति में फड़ी शब्द का अर्थ है सांप और गिरी का अर्थ है पहाड़ी, और इसी के लिए इसका नाम जो है फड़गिरी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि यह दक्कन के पश्चिम और पूर्वी तट को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग पर राजनीतिक रूप से स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि करंट अफेयर पढ़ने का एक यही तरीका होता है, नहीं तो आप देखेंगे कि जहां कहीं पे भी करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है वो सीधे सीधे वन लाइनर पढ़ा के वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एग्जाम में मतलब कि अपने स्टैटिकल पोर्शन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, वो अगर आप लोग को चाहिए कि मतलब कि वो आप लोग खुद ही जो है अपने अपने नोटबुक में मेंशन कर पाए, तो उसके लिए करंट अफेयर से स्टैटिकल पोर्शन को रिलेट करना अभी से शुरू कर दीजिए। बता दें कि फड़गिरी से शीशे के सिक्के मिले हैं जिनके एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक है। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्के जो है वो इक्ष्वाकु काल के हैं जो 3री शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच के हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फड़गिरी से जो सिक्के मिले हैं उनके एक तरफ तो हाथी का जो है चित्र अंकित है और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक अंकित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पत्थर के मोती, कांच के मोती, शंख की चूड़ियों के टुकड़े, प्लास्टर के रूपांकन, टूटी चूना पत्थर की मूर्तियां, खिलौना गाड़ी का एक पहिया, अंतिम नाखून और मिट्टी के बर्तन भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सभी सांस्कृतिक सामग्री 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यही कारण था कि फड़गिरी जो है न्यूज में बना हुआ था। देखिए अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मतलब कि करंट अफेयर, ये कैसा करंट अफेयर है, लेकिन करंट अफेयर यही होता है वास्तव में। आप लोग इसको जब एग्जाम में आएगा तब आप लोग इस चीज को फील करेंगे कि नहीं, करंट अफेयर पढ़ने का यही एक तरीका है कि हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़नी है। तो जब यहाँ पे बौद्ध जो है, ये जो फड़गिरी में जो सिक्के मिले हैं ये बौद्ध जो आपका फड़गिरी है, फड़गिरी जो है बौद्ध स्थल है, तो आपको बौद्धों के बारे में डिटेल में आज के आज ही जो है रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब बौद्ध स्थल जो हैं, जो भी भारत के बौद्ध स्थल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो हमारा है आजाद हिंद सरकार। आखिर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज तो बहुत सिंपल सी थी। न्यूज सिंपल सी ये थी कि कंगना रनौत जो कि एक अभिनेत्री भी हैं और उनको भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट भी दे दिया है। तो एक्चुअली आजाद हिंद सरकार न्यूज में तब आई जब उन्होंने एक समाचार लेख के क्लिपिंग का हवाला देते हुए ये कहा कि बोस ने 1943 में स्वयं को आजाद हिंद का प्रधानमंत्री घोषित किया था। यानी कि उन्होंने मतलब कि उनके कहने का अर्थ ये था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसीलिए आजाद हिंद सरकार जो है ये न्यूज में बन गया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लें क्योंकि ये हमारा मॉडर्न इंडिया कवर करेगा और जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद या आजाद भारत की प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की है। बोस ने राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और साथ ही साथ बता दें विदेश मंत्री का पद जो है संभाला था। कैप्टन लक्ष्मी ने महिला संगठन का नेतृत्व किया था, जबकि एस.ए. अय्यर ने प्रचार विंग की देखरेख की थी। जो आपके कम्युनिकेशन मंत्री होते हैं वर्तमान में, वो कौन थे आजाद हिंद सरकार में? एस.ए. अय्यर थे।
क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया था आजाद हिंद सरकार में। आईएनए ने मलाया और बर्मा में भारतीय समुदायों के पूर्व कैदियों और नागरिकों स्वयं सेवक को आकर्षित किया था। जापान के कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अस्थायी सरकार की स्थापना भी की गई थी, जिस पर बाद में 1945 में अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। अब जब बात यहां पे अंडमान और निकोबार द्वीप की आ गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अंडमान और निकोबार द्वीप का अब नाम वर्तमान में क्या हो गया है, जिसको हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया था। आजाद हिंद सरकार ने अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का दावा करते हुए अपने स्वयं के बैंक, मुद्रा और नागरिक संहिता और टिकटों की शुरुआत की थी। और जो इनका बैंक था उसका नाम था आजाद हिंद बैंक। क्या नाम था? आजाद हिंद बैंक नाम था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें कि आजाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यता दे दी थी, जिसमें आपका जर्मनी था, आपका जापान था, फिलीपींस, ये सारे के सारे उसमें देश जो है शामिल थे। और साथ ही साथ कई देशों में आजाद हिंद सरकार ने अपना दूतावास भी वहां पे खोल लिया था। और जो इनका बैंक था आजाद हिंद बैंक, उसमें जो है 10 रुपए से लेकर 1 लाख तक रुपए तक के नोट जो है इन्होंने छपाई भी शुरू कर दी थी। और ये सारे के सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बोस ने सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जो आईएनए की पहली महिला रेजिमेंट भी थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो कि हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करने वाला है, वो है आर्टिकल 371 की। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो बता दें कि राजस्थान में एक जो है चुनाव को लेकर सभा चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं खड़गे जी के संबोधन में गलती से आर्टिकल 370 की जगह 371 निकल गया था, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो आर्टिकल 371 जो है ये राज्यों को विशेष दर्जा जो है इसके थ्रू जो है दिया जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर के भी कई राज्य शामिल हैं। अब पूर्वोत्तर भी लगातार न्यूज बना हुआ है, तो वास्तव में ये आर्टिकल अब पॉलिटी के सेक्शन से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और क्या, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में जब भारत के एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान की एक सार्वजनिक रैली में अनुच्छेद 371 का जिक्र किया गया, तब विवाद ज्यादा बढ़ गया था। ये एक सिंपल सी न्यूज जो है द हिंदू में निकला हुआ था। तो बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, और इसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ था पीसीएस के एग्जाम में। तो इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। भाग 21 जो है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 के अलावा अनुच्छेद 371, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे को शामिल करता है। यह भारतीय संघ के अन्य राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों को परिभाषित करता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 371 की, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ विशेष उपबंध जो है प्रोवाइड करवाते हैं। यहां पे इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है कि राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व तो है कि विदर्भ, मराठा और शेष महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो एक जो है पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही जो गुजरात के जो है राज्यपाल हैं वो सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 है, जो कि 13वें संविधान संशोधन 1962 के थ्रू ऐड किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस आर्टिकल में ये चीज कही गई है कि जो भी नागा धर्म की जो प्रथाएं हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके कस्टम हैं, जो उनके कल्चर हैं, उसमें जो है मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है उसमें मतलब कि भारत सरकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसका जो है दखलंदाजी नहीं चलेगा, और उसी को सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 371 ए। नागा धर्म और सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन में के निर्णयों के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती है। संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये सारे के सारे आर्टिकल 371 के थ्रू उनको ये विशेष अधिकार
प्रोवाइड किया गया है। वर्ष 1960 में केंद्र और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के मध्य 16 बिंदुओं के समझौते के बाद संविधान में यह प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आर्टिकल 371 बी है, जो कि आपका असम से रिलेटेड है, जो कि 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों या ऐसे सदस्यों जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसके लिए जो आर्टिकल 371 में है वो 371 सी है, जो कि आपका 27वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। और राष्ट्रपति को इसके तहत ये अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है एवं समिति का उचित संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। राज्यपाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रति वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आर्टिकल 371 सी के तहत इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 371 डी, जो कि 32वां संविधान संशोधन था, लेकिन 1973 के स्थान पर अब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो है इसका स्थान ले लेता है। अनुच्छेद 371 ई जो है संसद को आंध्र प्रदेश राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है, लेकिन वास्तव में यह संविधान के इस भाग में अन्य उपबंधों के अर्थ में एक विशेष उपबंध नहीं है आंध्र प्रदेश वाला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 एफ है, जो कि आपका 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया था। सिक्किम विधानसभा के सदस्य लोकसभा में सिक्किम के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। पूर्व के सभी कानून जिसमें सिक्किम का गठन हुआ है वो जारी रहेंगे और किसी भी अदालत में किसी भी रूपांतरण या संशोधन के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। आर्टिकल 371 एफ में ये चीज मेंशन की गई है। फिर हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 371 जी के बारे में, जो कि आपका मिजोरम से रिलेटेड है। इस प्रावधान के अनुसार संसद मिजो प्रथागत कानून प्रक्रिया, धार्मिक एवं सामाजिक न्याय के कानून, मिजो प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन के निर्णयों के मामले में भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण संबंधी मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत न कर दे। अरुणाचल प्रदेश से जो आर्टिकल संबंधित है वो आर्टिकल आपका 371 एच है, जो कि आपका 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा लागू किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का एक विशेष दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद से परामर्श कर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तथा उसका ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा और इसके प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे आर्टिकल 371 आई के बारे में बात करेंगे। इसका संबंध गोवा से है और इसके लिए आवश्यक है कि गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य हो। कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371 जे है, जो कि 98वां संविधान संशोधन 2012 से ऐड किया गया था। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में नौकरियों और शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थानों तथा राज्य सरकार के संगठनों में संबंधित व्यक्तियों के लिए जो जन्म या मूल निवास के संदर्भ में उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, अनुपातिक आधार पर सीटें आरक्षित करने का एक आदेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 371 जे के थ्रू। और ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। अब यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो पीसीएस के एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो ऐसे ही मिलान वाला प्रश्न आया था। गुजरात के लिए आपका आर्टिकल 371 है, महाराष्ट्र के लिए भी 371 है, नागालैंड के लिए 371 ए है, असम के लिए 371 बी है, मणिपुर के लिए आर्टिकल 371 सी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371 डी और ई है, सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 एफ है, मिजोरम के लिए आर्टिकल 371 जी है
अरुणाचल प्रदेश के लिए आर्टिकल 371H है, गोवा के लिए आर्टिकल 371I और कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371J है। इसको आप लोग याद रखेंगे और जहां कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं वहां पे आप किसी A4 शीट में लिख के इसको चस्पा कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक निर्देश जारी किया है जिसमें उसे सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेज का वजीफा यानी कि स्टाइपेंड की स्थिति के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। तो ये सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन अब इसके बारे में प्रश्न कैसे बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मुख्यालय कहां पे है, या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, या फिर ये कब से प्रभावी हुआ। तो बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर 25 सितंबर 2020 से प्रभावी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 33 सदस्य शामिल हैं जिसमें एक अध्यक्ष रहता है, 10 पदेन सदस्य होते हैं और 22 अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि पैरा फसल प्रणाली एक विशिष्ट संरक्षण कृषि पद्धति में हाल ही के वर्षों में गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि पैरा फसल, जिसे हम लोग उटेरा के नाम से भी जानते हैं, आमतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रचलित है। इसमें एक रिले बुआई तकनीकी शामिल है जहां चावल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर, लैथिरस, उर्दबीन या मूंग के बीज को खड़ी चावल की फसल में डाला जाता है। इस प्रणाली में जुताई, निराई, सिंचाई और उर्वरक अनुप्रयोग जैसे कृषि संबंधी हस्तक्षेप संभव नहीं है। पैरा फसल के फायदे क्या क्या हैं। चावल की कटाई के दौरान मिट्टी की नमी का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है ये, जो अन्यथा तेजी से नष्ट हो जाती हैं। प्रायोगिक साक्ष्य से पता चला है कि जोड़ीदार फसल से चावल की फसल की जुताई के बाद बुआई की तुलना में अधिक दाल पैदा होती है। टिकाऊ फसल गहनता और भूमि उत्पादकता में वृद्धि के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग जो है वो पैरा फसल के माध्यम से होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग या फिर एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो भी आपका मेंस आंसर राइटिंग में या फिर एसे में यूज हो सकता है, जो कि है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है, ये एक आर्टिकल आया था जिसमें वहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करके आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूं। हाल ही के वर्षों में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में उनकी कृषि पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो फसल विविधीकरण की ओर से बदलाव चिन्हित करता है। तो ये एक मेन उसका हेडिंग था। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट बताए गए थे आर्टिकल में, उसको हम लोग देख लेते हैं। फसल विविधीकरण में केवल एक फसल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना शामिल है, जिसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। अब फसल विविधीकरण के लाभ क्या होंगे। देखिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, और फसल विविधीकरण से ऐसे भी आ सकता है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उस आर्टिकल में लाभ कौन कौन से बताया गया था। जोखिम में कमी होती है। फसलों में विविधता लाने से प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कुछ स्तर की फसल सुनिश्चित करके सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जोखिम को कम किया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। फलीदार फसलें लगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिसके बाद में फसलों को लाभ होगा। बाजार के अवसर मिलते हैं। फसल विविधीकरण स्पष्ट बाजारों और उभरते रुझानों जैसा कि जैविक उपज की बढ़ती मांग का फायदा उठा सकता है। कीट रोग प्रबंधन के रूप में भी इसका लाभ होता है। अंतर फसल खेती से कीटों और बीमारियों के प्रबंधन में मदद मिलती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। जैव ईंधन का स्रोत भी होता है। कुछ फसलों जैव ईंधन उत्पादन के संभावित स्रोतों के रूप में काम कर सकती हैं, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करती हैं। तो ये फसल विविधीकरण के लाभ थे, जो कि आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, उससे यहां पे मैंने चीजें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण भारत में जल संकट। ये द हिंदू का आर्टिकल है। अब वहां पे कौन कौन से पॉइंट प्रोवाइड करवाया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
तो न्यूज यह है कि भारत के दक्षिण राज्य विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पानी की गंभीर कमी हो रही है, जिसका मुख्य कारण प्रमुख जलाशयों में चिंताजनक रूप से कम जल स्तर बना हुआ है। तो बता दें कि केंद्रीय जल आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रमुख जलाशय अपनी क्षमता का केवल 25% या उससे भी कम भरे हुए हैं। कर्नाटक में तुंगभद्रा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर नागार्जुन सागर जैसे उल्लेखनीय बांधों में जल स्तर उनकी पूरी क्षमता का 5% या उससे कम है, जो कि बहुत गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पे श्रीशैलम में भी निम्न स्तर की रिपोर्ट है, जिसमें उनकी क्षमता का केवल 30% से कम पानी भरा हुआ है। केरल उन दक्षिण राज्यों में से एक है जहां अधिकांश प्रमुख बांध अपनी क्षमता का कम से कम 50% भरे हुए हैं। तो जब इस रिपोर्ट में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट में बांधों का जिक्र किया है, तो बांधों से अक्सर आपने प्रश्न देखा होगा कि बांध और संबंधित नदी या फिर संबंधित राज्य जो है एग्जाम में आता है, तो वो आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम यहां बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो जल संकट बना हुआ है उसका रीजन क्या क्या बताया गया है आर्टिकल में। अल नीनो की घटनाओं के कारण, कम वर्षा के कारण क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति लंबे समय तक शुष्क दौर रहा है। अल नीनो जो प्रशांत महासागर के गर्म होने की विशेषता है, विश्व स्तर पर सामान्य मौसम पैटर्न को बाधित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। मानसून और मानसून के बाद के मौसम में अपर्याप्त वर्षा ने जलाशयों में पानी की कमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जल संकट बना हुआ है। बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिससे जलाशय तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब हाई टेम्परेचर सूखे की स्थिति को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है। सिंचाई के लिए अत्यधिक भूजल दोहन से विशेषकर अपर्याप्त सतही जल स्रोतों वाले क्षेत्र में कमी आई है। औद्योगिक निर्वहन, अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट डंपिंग ने जल स्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे उपबंध पानी और कम हो गया है। तो ये द हिंदू के आर्टिकल में ये सारे पॉइंट प्रोवाइड करवाए गए थे, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग और साथ ही साथ एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 जारी किया है, जिससे भारत के लिए औपचारिक रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की स्थापना हुई है। तो बता दें कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों, उद्योगों, स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित COP28 के दौरान की गई थी। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं में योगदान देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यकता, पैमाना की समानता, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समानता पर आधारित होगी। यह कार्यक्रम लाइफ अभियान का हिस्सा है और स्वैच्छिक पर्यावरणीय अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में पर्यावरणीय धारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 प्रमुख प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक जो है मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से एक इस 8 प्रमुख गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, वही ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो 8 प्रकार की गतिविधियां कौन कौन सी हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, उसको देख लेते हैं। सतत कृषि, वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी लाना, मैग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना, इको मार्क लेवल का विकास, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा, ये 8 प्रमुख प्रकार की गतिविधियां जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरा। ये साइंस एंड टेक को कवर करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा हमारे एग्जाम के लिए कि सरा क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था।
तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर के प्रोटोटाइप साराह के लॉन्च का अनावरण किया है। साराह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का एक प्रोटोटाइप है जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया से सुसज्जित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की परवाह किए बिना स्वास्थ्य के अधिकारों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साइंस एंड टेक का ही है, प्रोजेक्ट आकाश तीर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। बता दें कि भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत नियंत्रण और रिपोर्ट सिस्टम को शामिल करने की एक पहल की है। यह एक अत्याधुनिक पहल है जिसमें वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करके स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण विमानों को शामिल करने के लिए बल के लिए अभूतपूर्व स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर पर कौन सी कंपनी काम कर रही है? बीईएल काम कर रही है। अच्छा, बीईएल किस प्रकार की कंपनी है? नवरत्न है कि महारत्न है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्निबाण सॉर्टेड ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि अग्निकुल के अग्निबाण सॉर्टेड का लॉन्च जो है ये दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेटर अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एक एकल चरण लॉन्च वाहन है। यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निबाण सॉर्टेड का प्रक्षेपण भारत के पहले निजी लॉन्च पैड ALP-01 से होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट के परिसर में स्थित है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे काला आजार की। काला आजार न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने आंख संबंधित लीशमैनियासिस, जिसे आमतौर पर काला आजार के नाम से जाना जाता है, को समाप्त करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये एक न्यूज बनी हुई थी, इसीलिए काला आजार अब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काला आजार या विरेसल लीशमैनियासिस मलेरिया के बाद दूसरी सबसे घातक परजीवी बीमारी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ ही इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखेंगे। इसे काला बुखार या दमदम बुखार के नाम से जाना जाता है, जो संक्रमण के दौरान त्वचा के भूरे या काले रंग के मलिनीकरण को संदर्भित करता है। यह लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। भारत में लीशमैनिया डोनोवानी इस बीमारी का कारण बनने वाली एकमात्र परजीवी है। ये नाम आप याद रखे रहेगा, लीशमैनिया डोनोवानी भारत में इस बीमारी का, काला आजार बीमारी का कारण बनने वाला एकमात्र परजीवी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क न्यूज में क्यों बना हुआ था। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषणा किया है कि हल्दीराम चिन्ह न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों रेस्तरां के संबंध में एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है, इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था। ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक, शब्द, वाक्यांश, डिजाइन अथवा इन सभी का संयोजन है, जिसका उपयोग किसी कंपनी की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत संरक्षित है। भारत में ट्रेडमार्क गतिविधियों का संचालन व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के द्वारा होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये वर्ष 1999 याद रखिएगा। ट्रेडमार्क गतिविधियों के संचालन के लिए व्यापार चिन्हित अधिनियम है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग चांगपा जनजाति। अब यहां से ज्योग्राफी के पोर्शन कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके। चांगपा जनजाति ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? जो जलवायु कार्यकर्ता जो हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में बैठे हुए थे हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, लेह अपेक्स बॉडी ने संयुक्त रूप से पश्मीना सीमा मार्च को रद्द करने का निर्णय लिया है। पश्मीना सीमा मार्च, इसको भी मैं एक हेडिंग बना सकता था लेकिन इसको नहीं बनाया, मैंने चांगपा जनजाति को बनाया क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से फरवरी और वरी के महीने में न्यूज में बनी हुई थी। तो अगर जनजाति से प्रश्न आता है तो ज्योग्राफी में आप लोग उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। पश्मीना मार्च का उद्देश्य चांगपा खानाबदोश जनजातियों की दुर्दशा का उजागर करना था, जो उत्तर में चीनी घुसपैठ और दक्षिण में हमारे अपने कॉर्पोरेट्स के कारण अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर की भूमि खो रहे हैं। चांगपा, जिसे चंपा के नाम से भी जाना जाता है, एक अर्ध खानाबदोश समुदाय है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी लद्दाख के चांगतांग पठार में निवास करता है। तो चांगतांग पठार कहां पे है? दक्षिण पूर्वी लद्दाख में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसकी एक छोटी आबादी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में के पश्चिम क्षेत्रों में भी रहती है। उनकी आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें पश्मीना फाइबर एक शानदार सामग्री के लिए अत्यधिक मूल्यवान चांगरा बकरियों के पालने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पश्मीना शॉल आता है ना, जो कि वहां की बकरियों के ऊन से निकाला जाता है। चांगबा को उनकी जीवन शैली के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है, खानाबदोश फालपा और बसे हुए फांगपा। 1989 में चांगपा को आधिकारिक तौर पर भारत में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, जिससे इस क्षेत्र में उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो इसीलिए चांगपा जनजाति जो है ये न्यूज में बनी हुई थी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम लेवेंडर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 700 एकड़ से अधिक कृषि भूमि 2017 से लेवेंडर की खेती के लिए समर्पित की गई है, जिसमें अतिरिक्त 100 एकड़ भूमि को और शामिल किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो बता दें कि लेवेंडर छोटी बारहमासी सुगंधित जड़ी बूटी, झाड़ी सुगंध, विशेष भोजन और वैकल्पिक चिकित्सा सहित विभिन्न उद्योगों में काम करती है। लेवेंडर कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हल्की अच्छी हवादार मिट्टी में पनपता है, जो अच्छी जल निकासी के साथ क्षारीय से तटस्थ होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो न्यूज ये है कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति जिसका नाम है नेप्टिस फिलारा भारत में पहली बार पाई गई है, इसीलिए टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये न्यूज में बना हुआ था। आप लोग इमेज में नेप्टिस फिलारा जो तितली है उसको आप लोग देख सकते हैं। नेप्टिस फिलायरा, जिसे आमतौर पर लंबी लकीर नाविक के रूप में जाना जाता है, तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो मुख्य रूप से पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान और मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के पास स्थित है। यह अभ्यारण्य पंगे, सीपू, करिंग और सुबनसिरी जैसी नदियों से होकर गुजरता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है, ट्रॉफी हंटिंग, जो कि बोत्सवाना से संबंधित था। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की एक बात कही थी, ट्विटर पे बोला था उन्होंने जर्मनी के जो है प्रधानमंत्री को, इसीलिए ये न्यूज में आया था। क्यों कहा था? क्योंकि यह बयान जर्मनी द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में शिकार करने वाले जानवरों से ट्रॉफियों के आयात पर कड़ी सीमाएं लागू करने के प्रस्ताव के बाद आया था। तो वहीं से ये ट्रॉफी हंटिंग जो है ये चर्चा केंद्र बना हुआ था। तो ट्रॉफी हंटिंग है क्या? तो बता दें कि मतलब कि सबसे पहले बेस जानिए। बेस ये है इसका कि बोत्सवाना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की एक आबादी का घर है। यही कारण है कि बोत्सवाना नहीं चाहता था कि जर्मनी हाथियों का शिकार करना बंद कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अफ्रीका के जितने भी मैक्सिमम कंट्री हैं वो यूरोपीय देशों की कॉलोनियां हुआ करती थी पहले। तो
तो वो लोग आके यहाँ पे शिकार करते थे। उसी प्रकार जर्मनी के लोग जो है वो बोत्सवाना में जाके हाथियों का शिकार करते थे, और फिर जब वो हाथी मर जाते थे तो उसी के अस्थि पंजरों से एक ट्रॉफी का निर्माण करते थे, जिसको अपने घर में लगाते थे, जिससे उनकी शोभा बढ़ती थी, और इसी को ट्रॉफी हंटिंग कहा गया है। बोत्सवाना में हाथियों की बढ़ती आबादी के कारण मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। देखिए, बोत्सवाना जो है हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, ठीक है। तो वहां पे आबादी थोड़ी सी, मानव की आबादी कम है, तो जब मानव की आबादी कम है और जानवर की आबादी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जानवर जो है वहां की खेती भी नुकसान करेगा। मानव पशु संघर्ष ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी, और इसीलिए जो है बोत्सवाना ये चाहता था कि जैसे जर्मनी के लोग आके यहाँ पे शिकार करते थे, हाथियों को मारते थे, वैसे ही आके जो है मारे और यहां से ट्रॉफियां ले जाए। तो लेकिन हुआ क्या कि जर्मनी ने ट्रॉफियों के आयात पर जो है प्रतिबंधित जो है कर दिया था। तो बता दें कि ट्रॉफी हंटिंग है क्या। सावधानी पूर्वक चुने गए कुछ विशेष जानवर जैसे हाथी, शेर, गैंडा, भालू इत्यादि का मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया शिकार ट्रॉफी हंटिंग कहलाता है। यह ट्रॉफी हंटिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि बंदूक से निशाना लगाए जाने के बाद इन जानवरों के सिर, त्वचा या शरीर के किसी अन्य भाग को अलग कर ट्रॉफी के तौर पर रख लिया जाता था। यह एक उभरता हुआ उद्योग है जहां ट्रॉफी के तौर पर रखे गए जानवरों के अंगों का व्यापार किया जाता है, और कई देशों में कानूनन ये जायज भी है, भारत में नहीं है। आपने पहले देखा होगा कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो लोग शेरों का शिकार करते थे, और उनको जो है मार करके जो शेर की खाल होती है वो अपने महलों में, मतलब कि अपनी जो है महलों की शोभा बढ़ाए रखने के लिए उसको दीवारों पर टांग दिया करते थे। तो उसी से आप लोग ट्रॉफी हंटिंग को रिलेट कर सकते हैं। ट्रॉफी हंटिंग में शिकार कब और कहां करना है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, और किन हथियारों का उपयोग शिकार के लिए किया जाएगा ये भी जो है बताया जाता है, जो है जिन देश में ये कानून जो है कानूनन वैलिड है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रॉफी हंटिंग न्यूज में बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माउंट एटना ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो माउंट एटना ज्वालामुखी से हवा में धुएं के छल्ले देखे गए थे। ये आप देख रहे होंगे इमेज में कि ये धुएं के छल्ले हैं जो कि हवा में लगातार देखे जा रहे थे, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था, जिसे वैज्ञानिक ज्वालामुखी भंवर छल्ले के रूप में नाम दिया है। माउंट एटना भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 2023 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी रहा है। एटना की चोटी आल्प्स के दक्षिण में इटली में सबसे ऊंची है, और यह यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि इसी बीच कुछ और भी ज्वालामुखी थे जो कि न्यूज में बने हुए थे, जिसमें स्ट्रोम्बोली है जो कि इटली में ही है, हेक्ला ज्वालामुखी भी न्यूज में बना हुआ था जो कि आइसलैंड में है, सिकुराजिमा ये जापान में है ज्वालामुखी जो कि न्यूज में बना हुआ था, वहकारी ये न्यूजीलैंड का ज्वालामुखी है जो कि न्यूज में बना हुआ था। और ऐसे ही स्टेटमेंट वाले प्रश्न या फिर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके प्रश्न जो है बनाया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यूराल नदी का। देखिए, वही मैं बता रहा हूं ना कि जो अभी तक आप बने हुए हैं तभी आप समझ सकते हैं कि इस करंट अफेयर की कितनी वैल्यू है, नहीं तो वही वन लाइनर वाली आदत आप लोग को पड़ी हुई है, इसीलिए आपका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, वीडियो अंत तक देख रहे हैं, तो वास्तव मान लीजिए कि आपकी तैयारी अब अपने सही स्तर पे आ गई है। तो बता दें कि यूराल नदी इसलिए न्यूज में था कि रूस ने हाल ही में दक्षिण ऑरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि यूराल नदी में ओर्स्क के बाढ़ आ गई है, जिससे हजारों लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूराल नदी यूरोप और एशिया के बीच महाद्वीपीय सीमा के साथ रूस और कजाकिस्तान से होकर बहती है। इसकी उत्पत्ति रूस में माउंट क्रुबलाया के निकट यूराल पर्वत से होती है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। वोल्गा और डेन्यूब के बाद यूरोप की यूराल नदी जो है ये तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिएरा लियोन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये एक अफ्रीकी कंटिनेंट का कंट्री है, तो इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सिएरा लियोन न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां के राष्ट्रपति ने हाल ही में कुछ
नामक कम लागत वाले और कभी-कभी घातक सिंथेटिक पदार्थ की बढ़ती खपत को संबोधित करने के लिए अपने प्रशासन के आह्वान के जवाब में मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किया है। इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। अब सीरा लियोन के बारे में बात कर लें तो सीरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक के तट पे किनारे स्थित है। देश की सीमाएं उत्तर और पूर्व में गिनी में, दक्षिण में लाइबेरिया और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती हैं, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं कि आपका जो है गिनी पड़ता है ईस्ट की साइड में, और आपका जो है दक्षिण की साइड में लाइबेरिया पड़ता है, और वेस्ट साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। सीरा लियोन की प्रमुख नदियों में रोकेल नदी, टाइया नदी, माओ नदी और सेवा नदी शामिल हैं। इसकी राजधानी जो है वो फ्री टाउन है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अब हम लोग मिसलेनियस के पार्ट में चलते हैं और यहां हम बात करेंगे विश्व डोपिंग रोधी रिपोर्ट 2022। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको देख लेते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की 2022 की डोपिंग रोधी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जो वैश्विक डोपिंग उल्लंघनों पर चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत करती है। यह खेलों की अखंडता को बनाए रखने के लिए कड़े उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जहां 3.26% परीक्षण किए गए एथलीटों के परिणाम सकारात्मक आए हैं। दक्षिण अफ्रीका 2.09% नमूनों के सकारात्मक परीक्षण के साथ भारत के बाद आता है। मतलब सर्वाधिक जो आए हैं वो भारत में आए हैं। उसके बाद कहां पे मिला है? साउथ अफ्रीका में मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वाडा ने 2021 की तुलना में 2022 में विश्लेषण किए गए नमूनों में 6.4% की वृद्धि दर्ज की है। अब जब यहां पे बात वाडा की आ रही थी तो भारत में भी नाडा है। नाडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में डोपिंग रोधी पहल कौन कौन सी है? एक एजेंसी है जिसका नाम है नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। 2005 में स्थापित नाडा भारत की डोपिंग रोधी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा कोड के नियमों के तहत संचालित होता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 ये क्या कहता है? नाडा डोपिंग रोधी प्रयासों को कानूनी समर्थन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में अखंडता बनाए रखना है। वहीं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं डोपिंग में नमूना विश्लेषण और अनुसंधान प्रायोजित करता है। गुणवत्ता और सटीकता के लिए वाडा से ये मान्यता प्राप्त है प्रयोगशाला। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से। अब आजकल सूचकांक और इन सब से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अब चूंकि ये न्यूज बना हुआ था तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, क्योंकि एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं होता है। अब अभी 11 फरवरी वाले अगर हम पेपर की बात कर लें तो वहां पे आपने देखा होगा कि पुरस्कार से संबंधित या फिर सूचकांक से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, इंपॉर्टेंट होगा, वो कभी भी आपके जो है मतलब कि उसमें आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको इग्नोर न करें। तो यहाँ पे हम लोग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को देखेंगे। वैश्विक उच्च शिक्षा परामर्श कंपनी क्वाकेरेली साइमंड्स द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रकाशित होता है। क्यूएस सूची दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करती है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम MIT के नाम से जानते हैं, 12 वर्षों से लगातार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा दुनिया के पहले विश्वविद्यालय के रूप में जो है स्थान बनाए हुए हैं। वहीं IIT बॉम्बे शीर्ष रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान है, जिसे 149वां स्थान दिया गया है। कुल 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाई है। JNU भारतीय संस्थानों में अग्रणी है, जिसने विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। कुल मिलाकर 12 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं और भारत के 69 जो है उच्च शिक्षा संस्थान को 55 में से 44 विषयों में स्थान दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये हमारा साइंस एंड टेक का भी पोर्शन कवर करेगा। साथ ही साथ बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जहां से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर साइंस में, तो वो भी हमारा कवर करेगा। तो अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2022 में भारत को वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में से एक के रूप में सामने आया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है।
भारत वायरल हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामलों वाले शीर्ष देशों में से एक है। भारत में अनुमानित 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी तथा 0.55 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। वर्ष 2022 में भारत में 50,000 से अधिक नए हेपेटाइटिस बी के मामले एवं हेपेटाइटिस सी के 1.4 लाख नए मामले सामने आए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ये चीजें बताई गई हैं। हेपेटाइटिस बी तथा सी दोनों संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जिसमें मां से बच्चे में संचरण, असुरक्षित रक्त संक्रमण, संक्रमित रक्त के साथ संपर्क एवं दवा उपयोगकर्ताओं के बीच सुइयों का लेन देन प्रदान करना है। भारत में हेपेटाइटिस बी के केवल 2.4% मामलों और हेपेटाइटिस सी के 28% मामलों का ही निदान किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में अनुमानित कुल 304 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित हैं। वायरल हेपेटाइटिस के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तपेदिक के बराबर, टीबी के बराबर अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें हुई हैं। तो जब यहाँ पे हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है तो हेपेटाइटिस की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस एक यकृत सूजन की जो है बीमारी है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रमुख प्रकार हैं, ए बी सी डी ई करके। इनमें प्रत्येक संचरण, गंभीरता, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके अलग अलग हैं। बी व सी लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है। कुछ अन्य प्रकार के हेपेटाइटिस को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है और टीकाकरण, नैदानिक परीक्षणों, दवाओं और शिक्षा अभियानों के माध्यम से 2030 तक अनुमानित 4.5 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रणनीति का लक्ष्य 2016 से 30 के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमण को 90% और मौतों को 65% कम करना है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वाशिंगटन संधि, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि नाटो के विदेश मंत्री हाल ही में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नाटो मुख्यालय में एकत्र हुए हैं। वाशिंगटन संधि या फिर जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का आधार बनाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन डीसी में 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करती है। इसीलिए वाशिंगटन संधि जो है न्यूज में बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा किया है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि प्रदान देगा। अभी तक यहाँ पे पुरस्कार राशि नहीं मिलती थी, केवल मेडल दिया जाता था। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि प्राप्त करने वाला पहला खेल बन गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स ने कहा है कि उसने इस उद्देश्य के लिए $2.4 मिलियन का एक निधि भी बनाया है। पेरिस ओलंपिक की 48 पुरुष, महिला और मिश्रित स्पर्धाओं में प्रत्येक स्वर्ण विजेता ट्रैक और फील्ड एथलीट को $50,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। विश्व एथलेटिक्स ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि शुरू करने की योजना बनाई है। यानी कि जो अभी आपका पेरिस ओलंपिक होने वाला है, वहां पे जो गोल्ड प्राप्त करेगा उसको केवल 50,000 जो है डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन जो आपका सिल्वर और ब्रॉन्ज है उनको पुरस्कृत कब से किया जाएगा, 2028 लॉस एंजलिस के ओलंपिक से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक जो है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। विश्व एथलेटिक ट्रैक्स और फील्ड एथलेटिक्स की विश्व शासी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 को स्टॉकहोम, स्वीडन में जो ओलंपिक हुआ था उसके बाद किया गया था। तो ये यहाँ पे 6 से 13 अप्रैल के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे डिटेल में पढ़ने लायक, उसको हम लोगों ने यहाँ पे
कवर किया है और आपने देखा है कि यहाँ पे हमने किस प्रकार से जो है हिस्ट्री भी कवर किया है, पॉलिटी भी कवर किया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे साइंस एंड टेक भी कवर किया है और कुछ ऐसे पॉइंट भी कवर किए हैं जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये सीधे सीधे निबंध भी बनता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने आर्टिकल 371 के बारे में डिटेल में जाना, जिससे एग्जाम में प्रश्न जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसीलिए करंट अफेयर को जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा अपने स्टैटिकल पोर्शन से रिलेट जरूर करें और यही एक तरीका होता है। इसीलिए मैं 6 से 13 अप्रैल का एक साथ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, तो ये इसका दूसरा पार्ट था। अगर ये करंट अफेयर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई चीज यहाँ पे बताई जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाए। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, इससे आपका रिवीजन ही होगा। हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस वाली आदत जो है अब आपको छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।